Hello students, today we are going to start the next part of the first chapter of business trade and commerce, that is commerce. अभी तक हमने लेक्चर जो पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस में के अलावा जो बिजनेस एक्टिविटीज में जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी टाइप की हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हमने उनकी बाइफिकेशंस पढ़ी इंडस्ट्रीज की। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी का दूसरा हिस्सा, दैट इज कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो अभी हमने बिजनेस में हमने क्या देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसको मार्केट में बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, राइट। अब इस बाइंग एंड सेलिंग के जो प्रोसेस में जो सबसे मेजर रोल जो प्ले करते हैं, दैट इज कॉमर्स। देन व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज बेसिकली द बाइंग एंड सेलिंग, इट इज बेसिकली कंसर्न विद द बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द बिजनेसमैन एंड कस्टमर। तो बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में, ठीक है, जो भी गुड्स बाय सेल या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वट एवर गुड्स आर बॉट सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बिटवीन द बिजनेसमैन एंड कस्टमर्स, दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कॉमर्स। तो आपने गुड्स बनाए, आपने उन्हें बेचा, किसको बेचा? कस्टमर को। ठीक है, तो उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपका किसका पार्ट है? कॉमर्स का। तो कॉमर्स इज concerned with buying, selling, and distribution of commodities, and it is an organized system for exchange of goods and services in between the businessman and the customers. ठीक है, so commerce is also concerned with marketing aspects of business. ठीक है, तो मार्केटिंग एलिमेंट्स या मार्केटिंग के जो पार्ट्स हैं और बिजनेस के, ठीक है, दैट इज कि सप्लाइंग द राइट टाइप ऑफ गुड्स, सप्लाइंग द राइट टाइप ऑफ गुड्स टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है सपोज गुड़गांव में, ठीक है, और हमने उसको सेल करना है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। ठीक है, मान लो हमें दिल्ली में बेचना है, लखनऊ में बेचना है, कानपुर में बेचना है, नागपुर में बेचना है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद तोड़ के जाएगा नहीं। ठीक है, अब वो गुड्स मैन्युफैक्चर से दिल्ली में जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं, या लखनऊ के रिटेलर्स हैं, या कानपुर के, या नागपुर के, तो इन तक कैसे पहुंचे? ठीक है, तो ये कॉमर्स का जो रोल है, द कॉमर्स प्लेज द रोल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द डिजायर्ड कस्टमर्स। तो इन एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं जो ये गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे मैन्युफैक्चर के, वो उन तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे उन तक पहुंचे। ठीक है, तो दैट इज द एंटायर ब्रॉडर टर्म कॉल्ड कॉमर्स। अब कॉमर्स एक ब्रॉड टर्म होगी कि जिसमें हम गुड्स को बाइंग सेलिंग भी करते हैं, प्लस उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे भी पहुंचाते हैं। तो जो पोटेंशियल बायर है जिसको जो कमोडिटी चाहिए उस तक उनको पहुंचाना कमोडिटीज को। ठीक है, दैट इज द एंटायर ब्रॉडर टर्म नोन एज कॉमर्स। ठीक है, सो कॉमर्स लेकिन इंक्लूड क्या करता है? कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड एक ही बात है। ट्रेड तो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो गया आपका कि उस ट्रेड की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि जो ट्रेड हम कर रहे हैं बाइंग सेलिंग का, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो। ठीक है, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट। नाउ कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन रिमूविंग द हर्डल्स और हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब जैसे दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस हुए और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इन यहाँ दिल्ली से निकल के अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाने के लिए जो हर्डल्स या जो हिंड्रेंसेस या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे हमें खत्म करना है, ठीक है, वो सारी की सारा किसका पार्ट है? आपका कॉमर्स का। तो कॉमर्स एक तरह का, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, इट इज दी इट कॉमर्स आर दोज एक्टिविटीज जो कि एक बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज की जाती हैं। जो बिजनेस में जो स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब है कि बायर
प्रोड्यूसर से लेकर बायर तक गुड्स को कैसे पहुंचाना, दैट इज द मेन रोल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की, तो जो सबसे पहला फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आता है दैट इज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द पीपल, सो इट रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स। अब प्रोड्यूसर ने माल बनाया दिल्ली में, कस्टमर बैठे हैं मान लो दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट्स में या कंट्री में। अब दिल्ली से अगर मुझे मान लो तमिलनाडु में माल पहुंचाना है, तो मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं कस्टमर को नहीं जानता, मैं तमिलनाडु के कस्टमर को नहीं जानता या किसी और स्टेट के कस्टमर को नहीं जानता, तो मेरे जो प्रोडक्ट हैं, जो मेरी कमोडिटीज हैं, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचे, तो वो फंक्शन किसका है, कॉमर्स का। तो कॉमर्स पर्सन की हिंड्रेंस को खत्म करता है। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो ये दीवार खड़ी है, यानी उन्हें नहीं पता कि उस तरफ कौन सा कस्टमर है, किसको माल बेचना है, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कॉमर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हियर द ट्रेडर जो माल बेच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रेडर कौन है, जो एक मिडिल मैन है, इंटरमीडिएटरी है, जो किसके बीच में बैठा है, सपोज ये दीवार क्या है, ट्रेडर। ठीक है, अब ये ट्रेडर जो है एक तरह से ये प्रोड्यूसर से माल लेगा और कस्टमर को बेचेगा। तो ट्रेडर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी मिडिल मैन अमंग दी प्रोड्यूसर्स एंड दी कस्टमर्स। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडर का काम क्या है, प्रोड्यूसर से माल लेना और कस्टमर्स को फाइंड आउट करना जिसे वो प्रोडक्ट चाहिए। द प्रोडक्ट विच इज बीन डिमांडेड बाय द कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्टमर आर नीड टू बी एलोकेटेड, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद प्रोड्यूसर के उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर चाहिए, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो उस तक पहुंचाना, ये किसका काम है, ट्रेडर का। अब जैसे आप देखते हैं, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेट सपोज मैन्युफैक्चरर ने कोई गारमेंट्स बनाए, वो गारमेंट्स किसको बेचता है, होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर कौन है, काइंड ऑफ अ ट्रेडर और मिडलमैन। तो होलसेलर आगे किसको बेचेगा, रिटेलर को। और कौन से रिटेलर, होलसेलर के पास हर स्टेट का रिटेलर आएगा, तो वो हर एक रिटेलर को वो प्रोडक्ट बेचेगा जो मार्केट में बन के आया है मैन्युफैक्चर के तरफ से। तो ट्रेडर इज अ पर्सन हु रिमूव द हिंड्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स आर इन अ डिस्टेंट प्लेसेस, हेंस द कमोडिटी शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू द कस्टमर्स। तो अब प्रोड्यूसर ने माल एक जगह बनाया, सपोज प्रोड्यूसर ने माल यहाँ बनाया और उसको अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट्स में वो गुड्स को पहुंचाना है। अब ये तो है नहीं कि प्रोड्यूसर ने यहाँ माल बनाया और अपने आप वहाँ पहुंच जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की है, उस प्रोडक्शन को अगर डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचाना है, तो दैट कैन बी डन विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो प्लेस की हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम है, दैट इज सॉल्व बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अभी ये इंश्योरेंस क्या करता है, पैकेज इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दिस सिस्टम ऑफ कॉमर्स बाय द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग। कि ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग इंश्योरेंस से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है कि प्रोडक्शन एक जगह प्ले हुई और उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ मेजर रोल, द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है, फंक्शन इज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो जितने भी गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट, डैमेज एक्सेट्रा। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपार्ट फ्रॉम आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस वाले रिस्क, आपके और टाइप के भी रिस्क होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं, दैट इज फायर, थेफ्ट, चोरी, या कोई आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया। अब मान लो कि आप बाय सी रूट अगर इंडिया से यूके कोई माल भेज रहे हो, ठीक है, और बीच में आपका जहाज डूब जाता है, तो वो रिस्क को कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोटेक्ट योर गुड्स फ्रॉम दी अनएक्सपेक्टेड रिस्क विच कैन अकर इन फ्यूचर। ठीक है, तो हिंड्रेंस और रिस्क जो है, जो हम रिमूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट आता है आपका रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब यह टाइम का रेलिवेंस क्या है कि प्रोडक्शन करने में और गुड्स सेल करने में देर इज ऑलवेज अ टाइम गैप। ठीक है, प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच में हमेशा टाइम गैप होता है। जरूरी नहीं है कि आज आपने माल बनाया है तो आज ही बिक जाएगा। इफ यू हैव प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स टुडे, तो देयर माइट बी
some time which needs to be taken care of, कि we need to anticipate कि फ्यूचर में डिमांड कब आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आज हमने कोई प्रोडक्शन कर ली है तो वो आज हम उसको कहाँ रखें ताकि वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग द गुड्स फॉर मीटिंग द फ्यूचर डिमांड। तो कहता है देयर मे बी अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एज द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। तो फ्यूचर डिमांड्स को एंटिसिपेट, उसका अंदाजा लगा के हम जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में उन डिमांड को पूरा करेंगे, तो उसके लिए जब तक प्रोडक्शन होगी उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस गिव द फैसिलिटी ऑफ स्टोरिंग द गुड्स विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब यहाँ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की बात है कि कस्टमर को नहीं पता कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो बिजनेसमैन ऑफर कर रहा है वो क्या है और वो प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज या सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को डिस्प्ले करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट्स आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्शन की, किसकी, लेट सपोज वॉशिंग मशीन की, अब इसको वो एडवर्टाइज करेगा, इसकी प्रमोशन करेगा और एडवर्टाइजिंग करके कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि इसकी क्या क्वालिटीज है, तब जाके कस्टमर इसको बाय करेगा, क्योंकि कस्टमर की नॉलेज कौन बढ़ाएगा? एडवर्टाइजमेंट। तो नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज offered by business organization is a major problem in business. तो advertisement help the removal of hindrance of knowledge among the buyers। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका hindrance of finance। तो फाइनेंस का मतलब है फंड्स, मनी। अब बिजनेसमैन ने अगर प्रोडक्शन शुरू किया लार्ज स्केल पे और वो चाहता है कि अलग अलग पार्ट ऑफ द स्टेट्स में जाके उसका माल बिके, तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। तो अगर उसके पास इनफ ऑफ फाइनेंस नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपैंड या ग्रो करने के लिए, तो बैंक्स जो हैं, बैंक सपोर्ट करते हैं बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में जो कॉमर्स का ये रोल भी है कि जो बैंकिंग सर्विसेज देता है अपने बिजनेसमैन को, कि वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करे, लोन ले सकता है बैंक से, बैंक उसको फाइनेंस करेगा और प्रोडक्शन करके आगे उसको बेच सकता है। या फिर अगर मान लो दिल्ली से अगर मुझे मान लो कि बिहार में कोई माल बेचना है, या लेट सपोज किसी दूसरी कंट्री में भी बेचना है, यूके या कहीं पे भी, तो उसके लिए जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, बैंकिंग अपनी सर्विसेज देता है मेरे गुड्स की पेमेंट को रिसीव करने में या उसके टू एंड फ्रो मोशन के लिए। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प द बिजनेसमैन इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बैंकिंग प्रोवाइड द सर्विसेज। तो दिस इज व्हाई वी कैन से दैट हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। राइट, तो अभी तक हमने फंक्शन ऑफ कॉमर्स में क्या देखा? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एंड हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। जहां पर फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, नॉलेज एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो गया, टाइम आपका वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो गया, रिस्क आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, प्लेस आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गया, और पर्सन हो गया कि डिफरेंट पर्सन तक कैसे गुड्स पहुंचाने हैं। ठीक है, उसके बीच में जो मिडल मैन, इंटरमीडिएट या ट्रेडर का रोल जो होता है, दैट इज अ पर्सन। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ। ठीक है, अब मनी या मनीज वर्थ आप चाहे पेमेंट कैश से कर रहे हैं या कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी गुड्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग आपका प्लास्टिक मनी और यूजिंग द हार्ड कैश इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स और कॉइन्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स which involve the exchange of commodities for money or money's worth, that is known as trade। ठीक है, तो जो भी गुड्स बाय सेल होते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज सिंपल टर्म्स में ट्रेड। Now there are different types of trade. There is one trade which is called internal trade or one is external trade। तो internal trade को हम जैसे ब्रॉड लेवल पे बोल सकते हैं होम ट्रेड। ठीक है, तो होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। तो विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच टेक प्लेस विद इन द कंट्री।
ठीक है, दैट इज नोन एज आपका इंटरनल ट्रेड। तो विद इन द कंट्री आप जो गुड्स बाय करते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। नाउ अगर हम बोलें कि होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, तो इंटरनल ट्रेड में भी आपके दो टाइप के ट्रेड्स आते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका होलसेल ट्रेड, एक होता है आपका रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड होता है जहां पर ट्रेडर बल्क में मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय कर लेता है और उसे स्मॉल क्वांटिटीज में आगे रिटेल को बेचता है या कस्टमर्स को बेचता है। रिटेल ट्रेड हो गया जहां पर स्मॉल क्वांटिटी में एक रिटेलर जो है, दुकानदार, वो गुड्स बाय करता है और एक एक करके कस्टमर्स को बेचता है। अब एग्जांपल अगर हम बात करें कि होलसेल ट्रेड की, तो जैसे विशाल मेगा मार्ट है या आपका मोर है या फिर आपके रिलायंस स्टोर्स हैं, ये कौन है? होलसेलर्स। तो ये बल्क क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हैं मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। और रिटेल ट्रेड हो गए जो आपके लोकेलिटी में छोटे छोटे रिटेलर्स बैठे हुए हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपको एक एक कस्टमर को डील करते हैं। सपोज आपको शर्ट लेनी है तो आप किसी होलसेलर के पास ही जाओगे, क्योंकि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में माल बेचता है। आप रिटेलर के पास जाओगे, रिटेलर आपको वाइड डिफरेंट वैरायटी ऑफ शर्ट दिखाएगा। अब उसमें से जो आपको शर्ट पसंद आएगी वो आप एक या दो पीस उठा लोगे, ठीक है। तो दैट इज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। नाउ अगर हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड की, तो बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, बल्क क्वांटिटी में जो बाय सेल होता है गुड्स का, दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। तो होलसेलर बायज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू द रिटेलर्स, जो अभी हमने देखा। रिटेल ट्रेड क्या हुआ फिर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। अ रिटेल ट्रेडर बायज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल देम टू द कस्टमर। तो रिटेलर होलसेलर से लेके आएगा गुड्स अलग अलग वैरायटी के और उसे एंड कस्टमर को बेचेगा। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड में आपके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऑन्ट्रपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हो गया सेलिंग ऑफ गुड्स टू द डिफरेंट कंट्रीज, इंपोर्ट हो गया बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंड इंटरपोर्ट हो गया कि बाइंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू द अदर कंट्री असेंबल करके, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके हैं? आपकी एक्सटर्नल ट्रेड के। एक्सटर्नल ट्रेड यानी आपके फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द पर्संस बिलोंगिंग टू टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट क्या होता है? द सेल ऑफ गुड्स टू दी फॉरेन कंट्रीज। तो बाय शिप, बाय एयरवेज, आप जो गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। बाय शिप या बाय एयरवेज, आप जो गुड्स बाहर से मंगवाते हो, दैट इज इंपोर्ट। और अंतरपोर्ट क्या होता है? importing goods from one country for the purpose of exporting them to some other countries by assembling। सपोज हमने इंग्लैंड से, इंडिया ने इंग्लैंड से कोई गुड्स मंगवाए, उसको रीपैक किया, कुछ असेंबल किया और उसको आगे फर्दर चाइना या मंगोलिया किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। इंपोर्टिंग फ्रॉम वन एंड एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड अंतरपोर्ट। सो अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड में क्या देखा? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हो गया आपका होलसेल और रिटेल ट्रेड, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो गया आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या इंटरपोर्ट। अब हम बात करें एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी ट्रेड, तो किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉमर्स, दैट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस द एक्टिविटीज विच असिस्ट द ट्रेड, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जो भी ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, तो वो जो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो आपने देखा पहले कि जो भी हमारे फंक्शंस थे कॉमर्स के, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, मिडलमैन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट या बैंकिंग सर्विसेज की से हम अपनी हिंड्रेंसेस को, हर्डल्स को रिमूव करते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो these service enterprises जो सर्विस सेक्टर के पार्ट हैं, ये जो सर्विसेज देते हैं, these service enterprises facilitates movements of goods from one place to another, give the financial support, cover the risk, give the warehouse facilities for storing and advertisement for sales promotion of the goods। अब हम फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। एड्स टू ट्रेड का पहला कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो प्रोडक्शन एक जगह बनती है और उसके बाद जो हम डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट एरियाज में लोग उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए द मूवमेंट ऑफ
goods from one place to another is a removal of hindrance of place done with the help of transportation by road, rail or water transport. ठीक है, तो along with the transport, communication is also very essential, which help the producers, traders and consumers in exchange of information. जैसे आप टेलीफोन पे आप कोई डील कर रहे हो, या फिर और कोई इंटरनेट के थ्रू, या आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड. सेकंड आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो जितने भी बिजनेस कंसर्न्स हैं, दे नीड फंड्स, एसेट्स एक्वायर करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल बाय करने के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. तो जो बैंक है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस को, विच इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अगर हम देखें कि बैंक कैसे वर्क करता है, कैसे हेल्प करता है बिजनेसमैन को, तो बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द बिजनेस. आप अगर देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये पैसा सपोज इसने बैंक में जमा कराया, अब इस केस में ये पता नहीं लग रहा कि पैसा जमा करा रहे हैं या पैसा लोन ले रहे हैं. लेट सपोज कि इस डिपॉजिटर ने इस बैंक ऑफिशियल को अकाउंट, इस बैंक ऑफिशियल के बैंक अकाउंट, बैंक में अपना अकाउंट खोला और उसमें पैसा डिपॉजिट किया. ठीक है, और मैं इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि सेकंड केस में सपोज ये जो है, ये बोरोअर है जिसे अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक ये लोन प्रोवाइड कर रहा है इस पर्सन को. मैं दो अलग अलग केसेस लिए हैं यहाँ पे. ठीक है, एक केस तो हो गया जहां पर कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक उसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट. ठीक है, और दूसरा केस है जहां बैंक बोरोर को, यानी जो बोरिंग लेने आया है, बोरोर को लोन प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में वो बोरोर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ऑलवेज रिमेंबर, द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फ्रॉम द बोरोर इज ऑलवेज हायर देन द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू द कस्टमर. तो अगर मान लो कि 5% इंटरेस्ट पे कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कराया और बैंक ने आगे वो पैसा लोन की फॉर्म में बोरोर को दिया 8% पे, तो बैंक ने जो सर्विसेज की, इस सर्विसेज के बदले में 8% कमाए, 5% दिए, तो 3% बैंक का प्रॉफिट. तो बैंकिंग, lend money, discount the bills, collect the checks, remittances facility provide करना, these are the services given to the business community. अब ये सब चीज़ें डिटेल में हैं, इसको अभी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रॉडर लेवल पे इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिलरी ट्रेड, दैट इज इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस क्या करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डैमेज ऑफ गुड्स इन स्टॉक एंड ट्रांजिट. या ट्रांजिट का मतलब है आप बाय सी, आप इंडिया से अगर मान लो चाइना माल भेज रहे हो, ठीक है, बाय सी रूट, और बीच में अगर मान लो आपका जो शिप है वो डूब जाता है या कोई उसको नुकसान होता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो उस समय जो रिस्क एश्योर्ड करता है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है. तो आप प्रीमियम पे करके, एक नॉमिनल पेमेंट पे करके इंश्योरेंस कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम यू कैन कंपनसेट द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज बाय द इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट आता है आपका वेयर हाउसिंग. तो हमने पढ़ा कि वेयर हाउसिंग जो है वो आपको स्टोरेज फैसिलिटी देती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. तो आप फ्यूचर की डिमांड को एंटीसिपेट करके आप एक एक्सपेक्टेशंस लेके आप कुछ अगर प्रोडक्ट बनाते हो, तो जब तक वो बिकते नहीं है तब तक वेयर हाउसेज आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिलरी ट्रेड, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? प्रमोशनल सेल्स को प्रमोट करती है, क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह हो रही है लेकिन उसे आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आपको उसको सेल्स को प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को. तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड करो, टीवी के थ्रू ऐड करो, या आप हर स्टेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो. ठीक है, तो द एडवर्टाइजमेंट मेक्स पॉसिबल द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल. तो आप लार्ज स्केल नंबर ऑफ पीपल तक आप थ्रू एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, न्यूज चैनल्स, कम्युनिकेशन के थ्रू आप पहुंच सकते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके. राइट, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि आपके दो टाइप के उसके पार्ट्स इंक्लूड करता है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ट्रेड में हमने देखा इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो कि किसी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, उसमें हमने देखा कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसे आपकी सपोर्ट करता है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट. तो ये 5 आपके एलिमेंट्स हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के, विच रिमूव द हिंड्रेंसेस
for the smooth functioning of any business or trade, right? So with this, we have completed the topic of trade and commerce, right? In the next lecture, we are going to take the another part of this chapter, business, trade and commerce, right? Thank you so much.